आज का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज कभी नहीं जाता और कल कभी नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि अगर कुछ भी ज़रूरी काम करना हो तो उसे कल पर मत टालिए। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्य गतिविधियों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह का आज तीसरा दिन। प्रश्नकाल में उठाए जाएंगे अहम सवाल। दोनों सदनों में होगी सूचीबद्ध विधेयकों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2024 में युवा इनोवेटर्स से करेंगे वर्चुअल संवाद। 51 नोडल केंद्रों पर 1300 से अधिक विद्यार्थियों की टीमें लेंगी भाग। भविष्य निर्माण में नवाचार को मिलेगी नई उड़ान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यशोभूमि द्वारिका में इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव और जयपुर में कौशल विकास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। समृद्ध समुद्री विरासत और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाएंगे एक और महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ऐतिहासिक मुलाकात। भारत रूस की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लिया संकल्प। और नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी देश की पंचायतों को सम्मानित। ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। आज संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह का तीसरा दिन है। आज संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में क्या कुछ विशेष है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की स्थिति के बारे में संसद सदस्य सर्वश्री CN अन्नादुरई, नवा सकनीके और सेल्वम जी द्वारा 24 जुलाई 2024 को पूछे गए अतारंकित प्रश्न संख्या 272 के दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और इसमें होने वाले विलंब के कारण के बारे में एक वक्तव्य देंगे। संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी डाक विभाग संचार मंत्रालय से संबंधित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 57वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 4 दिसंबर को पेश किए गए रेल संशोधन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पत्र रखे जाने के साथ होगी। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे उनमें शामिल है शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह राजभाषा समिति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे।
प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। 9 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर आगे विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 को पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राज्यसभा सभापति ने सदन को बताया कि हम 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज दुनिया भर में मानवीय गरिमा, समानता और न्याय के लिए आधारशिला है, जो सभी व्यक्तियों के अधिकारों को मजबूती देता है। Honorable members, today, the 10th of December 2024, we mark the 76th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations in 1948. This document is a cornerstone for human dignity, equality, and justice worldwide, affirming the rights of all individuals, regardless of race, gender, nationality, or belief. Its 30 articles reflect humanity's shared aspirations, vision for freedom and equality. Honorable members, the theme this year, Our Rights, Our Future, Right Now, emphasizes the transformative power of human rights in building a more peaceful, egalitarian, just, and sustainable future. Human rights guide us in addressing global challenges and empowering individuals and communities. As we reflect on the progress made, we reaffirm our commitment to protecting and promoting these rights. India has always been a proud advocate of these universal ideals. Our civilizational ethos of thousands of years has made seminal contribution in nurturing and blossoming these values, has echoed the spirit of the Declaration to ensure a life of dignity and equal opportunities to all its citizens. As representatives of the people, we bear the responsibility to ensure that the values of justice, liberty, equality, and fraternity are safeguarded and strengthened in our nation. On this momentous occasion of the 75th anniversary of adoption of our Constitution, let us pledge to work towards a world where every person can live with dignity, free from oppression, and with equal opportunities to fulfill their potential. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं से संवाद करेंगे और फिर उन्हें संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैथकॉन एक ऐसी पहल है जो छात्रों और पेशेवरों को प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैथकॉन का 7वां संस्करण देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक बिना रुके चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल मंत्रालयों या विभागों या उद्योगों द्वारा दिए गए समस्या कथनों पर काम करेंगे या राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र नवाचार श्रेणी में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यह क्षेत्र हैं स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति श्रृंखला और रसद, स्मार्ट प्रौद्योगिकी, विरासत और संस्कृति, स्थिरता, शिक्षा और कौशल विकास, जल, कृषि और खाद्य, उभरती हुई प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने आवास पर महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह जारी करेंगे।
सुब्रमण्यम भारती के लेखन ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई, भारतीय संस्कृति और देश की आध्यात्मिक विरासत का सार आम जनता तक ऐसी सरल भाषा में पहुंचाया जिससे आम जनता जुड़ सके। उनके संपूर्ण कार्यों का 23 खंडों का संग्रह सीनी विश्वनाथन द्वारा संकलित और संपादित किया गया है और अलायंस पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें सुब्रमण्यम भारती के लेखन के संस्करणों, व्याख्याओं, दस्तावेजों, पृष्ठभूमि की जानकारी और दार्शनिक प्रस्तुति आदि का विवरण शामिल है। इस संपूर्ण रचना संग्रह का प्रधानमंत्री आज दोपहर 1 बजे विमोचन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है, जो जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास में उपलब्धियों की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता में 1.94 लाख ग्राम पंचायतों ने भाग लिया। पुरस्कार प्राप्त करने वाली 42 पंचायतों में से 42% पंचायतें महिला नेतृत्व वाली हैं। इस अवसर पर पंचायती राज्य मंत्री पुरस्कृत पंचायतों के कार्यों पर सर्वोत्तम अभ्यास नामक एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को सर्वोत्तम कार्यों को अपनाने और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। The Good Governance Panchayat Award recognizes Gram Panchayats that prioritize effective decision-making, ensuring every voice is heard and valued. Transparency in every decision fosters trust, creating a system where the community and government work hand in hand. With ethical resource management, they ensure every action benefits the community and the environment. Good governance builds stronger, more united communities where progress and trust go hand in hand. To honor their commitment, Srimati Draupadi Murmu, President of India, will present awards to these exemplary panchayats at the National Panchayat Awards 2024 on 11th December at Vigyan Bhavan, New Delhi. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर, राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने 1 दिवसीय राजस्थान के दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम 3 बजे जयपुर स्थित श्री सोहन सिंह मेमोरियल कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र लघु उद्योग भारती द्वारा स्थापित किया गया है। उपराष्ट्रपति इस उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और वहां उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज सुबह लगभग 12:30 बजे दिल्ली के यशोभूमि IICC द्वारिका में इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भी करेंगे। इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानवाधिकार दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए उसे संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने अपनी 5000 साल से भी अधिक पुरानी सभ्यतागत विरासत के साथ सहानुभूति, करुणा और सामंजस्यपूर्ण समुदाय के भीतर व्यक्तियों के आपसी जुड़ाव के मूल्यों को लंबे समय तक कायम रखा है। इन मूल्यों के आधार पर NHRC और SHRC जैसी संस्थाएं नागरिक समाज मानवाधिकार रक्षकों के साथ मिलकर सभी के लिए मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भारत सभी नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी देती है।
भारत अपने सभी नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के दृढ़ता से संकल्पबद्ध है। देश में होने वाले आम चुनाव समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। ये उल्लेखनीय है कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान को अधिकारों के रूप में देखा जाता है। इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मैं देखता हूँ। इस वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर भारत ने एक अभियान शुरू किया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ये अभियान आज समाप्त हो रहा है। इस अभियान में स्वच्छता और मानवाधिकार के बीच संबंध पर जोर दिया गया है। इस अभियान में इस बात पर बल दिया गया है कि सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच निजता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में 3 नए आपराधिक कानूनों के हरियाणा में कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा से अगले वर्ष 31 मार्च तक राज्य में नए आपराधिक कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में 1 से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 0 FIR की निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी की होनी चाहिए तथा राज्यों के अनुसार उनका अन्य भाषाओं में अनुवाद सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक और गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य एवं सैन्य सहयोग आयोग के 21वें सत्र के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं और संयुक्त प्रयासों से उल्लेखनीय परिणाम सामने आएंगे। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देशों के बीच मित्रता सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने रूसी मित्रों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा। सीरिया में विद्रोही बलों द्वारा बशर अल असद की सरकार हटाने से बिगड़े हालात के 2 दिन के बाद वहां से भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल दिया गया। भारत ने मंगलवार को 75 भारतीयों को सीरिया से निकाल लिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में ये बताया है कि दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों के बीच बेहतर समन्वय से भारतीय नागरिकों की सीरिया से सफल निकासी संभव हो सकी है। MEA ने कहा कि सीरिया के हालातों पर मंत्रालय नजर बनाए हुए है और वहां बचे हुए भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 55 पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सराहना की है। यह इन खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कुआलालंपुर में आयोजित
10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए हमारे भारतीय दल को बधाई। हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण 55 पदक जीतकर हमारे देश को बहुत गौरवान्वित किया है, जो इन खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने पूरे देश को प्रेरित किया है, खासकर उन लोगों को जो खेल के प्रति जुनूनी हैं। प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ में उमड़ने वाले जनसमूह को संभालने का इंतजाम रेलवे ने कर लिया है। चलते चलते आपको दिखाते हैं महाकुंभ के लिए भारतीय रेल की तैयारियों की ये वीडियो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज को तीर्थराज के रूप में जाना जाता है और हर 12 साल में एक बार यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ को पृथ्वी पर सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव समागम माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। ऐसा अनुमान है कि जनवरी से फरवरी के दौरान आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्री आएंगे। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों को प्रयागराज तक लाने, उनका स्वागत करने और वापस उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल भी पूरी तरह तैयार है। प्रयागराज क्षेत्र में 9 रेलवे स्टेशन हैं, जहां 933 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए स्टेशन भवनों, प्लेटफार्मों, कवर शेड्स, शौचालयों, सीसीटीवी सुरक्षा, जल आपूर्ति आदि की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ के दौरान भारतीय रेल 13,324 गाड़ियों का संचालन करेगा, जिनमें 3,134 विशेष गाड़ियां शामिल होंगी। यात्रियों की सहायता के लिए बहुभाषी उद्घोषणा प्रणाली हेल्पलाइन नंबर 180041999139 और कुंभ रेल सेवा 2025 ऐप उपलब्ध रहेगा। रेल प्रशासन अधिक से अधिक ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसमें डिफरेंट टाइप की ट्रेन्स हैं। जैसे कुछ ट्रेन होंगी जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होंगी, जो कि हमारी प्रयागराज से मान लीजिए कानपुर, मुगलसराय, मानिकपुर से सतना, मानिकपुर होते हुए झांसी, चित्रकूट या जो है बनारस, लखनऊ, इन डेस्टिनेशन को कवर करेंगी। और कुछ ट्रेनें हमारी होंगी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होंगी, जो भारत के विभिन्न भागों से प्रयागराज क्षेत्र को कैटर करेंगी। सुविधाओं में सुधार के लिए कई प्लेटफॉर्म, यार्ड और वॉशिंग लाइनों का निर्माण हो रहा है। अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती, भीड़ नियंत्रण, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा उपायों के लिए रेलवे द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। भारतीय रेल महाकुंभ 2025 में अपनी सेवाओं के लिए पूरी तरह तैयार है और प्रयागराज तक आने और जाने के लिए एक मजबूत रेलवे नेटवर्क सुनिश्चित करेगा।